अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? लड़कियां होकर रात में घूमने फिरने की बात करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सेजल चुप हो जाती है। तभी तरुण वहां आता है और कहता है, माँ आज मेरे दोस्त ने क्लब में पार्टी दी है। मैं और विहान दोनों पार्टी में जा रहे हैं और हमें आने में 12 बज जाएंगे। आप लोग हमारा इंतजार मत करना। कोई बात नहीं बेटा, तू जा, आराम से आना। माँ आपने मुझे और दीदी को तो हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने नहीं दिया, जो पड़ोस में ही है, और भैया को इतनी दूर पार्टी में जाने की परमिशन दी थी। 12 बजे वापस आने पर भी उन्हें कुछ नहीं कहा। हाँ तो वो दोनों लड़के हैं, उनकी बराबरी तुम दोनों मत करो। लड़के होने की वजह से वो पार्टी में भी जा सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, दोस्त भी बना सकते हैं। तुम्हें इन सब चीजों की आजादी नहीं है। अब ज्यादा मुंह मत चलाओ और अपने कमरे में जाओ। निर्मला की बात सुनकर सेजल और निशा अपने कमरे में आ जाती हैं। तब सेजल निशा से कहती है, हमारे घर वाले लड़के और लड़की में बहुत फर्क करते हैं, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, हमें तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन दीदी ये तो हमारे साथ गलत है ना, माँ और पिताजी को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ निशा गलत तो है, पर हम क्या कर सकते हैं। तू अपने मन को दुखी मत कर, चल हम दोनों टीवी देखते हैं। ऐसा कहकर सेजल और निशा टीवी देखने लगती हैं। वहीं उनके दोनों भाई पार्टी के लिए घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद सेजल और निशा रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए निशा कहती है, दीदी दोनों भैया तो बाहर से खाना खा कर आएंगे, तो हम चारों के लिए खाना बना लेते हैं। हाँ निशा तू दाल चावल बना ले, मैं सब्जी बना लेती हूँ और आटा गूंथ लेती हूँ, फिर हम रोटी बनाकर रख लेंगे। उसके बाद निशा और सेजल दोनों मिलकर खाना बना लेती हैं और खाना बनाने के बाद वो अपने माता पिता को खाना परोस देती हैं और खुद भी खाना खा लेती हैं। फिर अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करती हैं और पढ़ाई करने के बाद दोनों सो जाती हैं। रात को 12 बजे दोनों भाई पार्टी से वापस आते हैं और तरुण निर्मला से कहता है, माँ पार्टी में मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने खाना नहीं खाया, मेरे लिए कुछ बना दो खाना। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ही अभी कुछ बनवा देती हूँ, तुम लोग यहीं पर बैठो। यह सोचकर निर्मला निशा और सेजल के कमरे में आती है, जहां निशा और सेजल गहरी नींद में सो रही थी। वो निशा और सेजल को जगाकर कहती है, सेजल, अरे ओ सेजल उठ जरा। क्या बात है माँ, नींद से क्यों उठा रही हो? अरे नींद से उठ गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लड़कियों को तो नींद से उठने की आदत होनी चाहिए। तेरे दोनों भाई पार्टी से ठीक से खाना खाकर नहीं आए हैं, इसलिए तू उठ और उनके लिए कुछ बना दे। माँ रात के 12 बज रही हैं और हमें सुबह उठकर खाना बनाकर कॉलेज की तैयारी भी करनी है। उससे ज्यादा जरूरी तेरे भाइयों को खाना बनाकर देना है, वो इस घर के लड़के हैं। तुम लोग ये बात भूल क्यों जाती हो? मुझे समझ में नहीं आता है। अब उठो और उनके लिए कुछ बनाकर लाकर दो। सेजल रसोई में जाती है और अपने दोनों भाइयों के लिए पहले पराठे बनाती है, उसके बाद दही फेंट कर रायता बनाती है और दोनों भाइयों को पराठा और रायता खाने के लिए दे देती है। दोनों भाई खाना खा लेते हैं। तब सेजल झूठे बर्तन अंदर रख देती है और जाकर सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लोकेश घर आता है और निर्मला से कहता है, आज महीने की 1 तारीख है और मुझे मेरी सैलरी मिली है। तुम कह रही थी ना कि हमें अपनी दोनों बेटों को कुछ कपड़े और चप्पल दिलानी है, तो चलो आज मार्केट से उनकी शॉपिंग करवा देते हैं। लोकेश की बात सुनकर सेजल खुश होते हुए कहती है, पिताजी मुझे और निशा को भी कुछ किताबें चाहिए। निशा की कॉलेज जाने वाली सैंडल टूट गई है, तो उसे नई सैंडल भी चाहिए, और मेरा बैग भी फट गया है, तो मुझे नया बैग भी चाहिए। अरे तुम दोनों को नई नई चीजें खरीदने की क्या जरूरत है? अपनी सैंडल और बैग मुझे दे देना, मैं रिपेयर करवा कर ले आऊंगा। रही बात किताबों की, तो दूसरों की किताबें लेकर पढ़ लिया करो, वैसे भी लड़कियां पढ़ लिख कर क्या ही कर लेंगी। ऐसा कहकर निर्मला और लोकेश अपने दोनों बेटों को लेकर बाजार चले जाते हैं। तब निशा सेजल से कहती है, दीदी माँ और पिताजी सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही इतना प्यार क्यों करते हैं? क्या बेटियों को प्यार करना गलत बात होती है? नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शायद हमारे माता पिता अपने बेटों से ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसलिए वो बेटी और बेटी में इतना फर्क करते हैं। अगले दिन सेजल की सहेली कविता सेजल से मिलने घर आती है। सेजल कविता के साथ बैठकर बातें करती है। कविता के जाने के बाद निर्मला सेजल के पास आती है और कहती है, सेजल तुझे कितनी बार समझाया है कि लड़कियों का ज्यादा दोस्ती रखना और अपनी सहेलियों को घर बुलाना अच्छी बात नहीं होती, आगे से ध्यान रखना। सेजल निर्मला को हाँ कह देती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद निशा वहाँ आती है और कहती है, दीदी विहान भैया के कुछ दोस्त आए हुए हैं, तो उनके लिए कॉफी और सैंडविच बना दे, ऐसा माँ ने कहा है। ठीक है निशा, मैं बना देती हूँ। अब निशा भी सेजल की मदद करने लगती है। दोनों काफी और सैंडविच बनाकर अपने भाई के दोस्तों को ले जाकर दे देती हैं और रसोई में वापस आकर काम करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद विहान के दोस्त जाने लगते हैं। तब निर्मला विहान के दोस्तों के पास आकर कहती है, अरे बेटा तुम लोग आते हो तो विहान को बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी आ जाया करो।
सेजल और निशा पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। उनके जाने के बाद सेजल अपनी माँ से कहती है, माँ, जब दिन में मेरी सहेली मुझसे मिलने आई थी तो आप कह रही थी कि मुझे अपने दोस्तों को घर पर नहीं बुलाना चाहिए, और भैया के इतने सारे दोस्त मिलने आए तो आपने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा कि आते जाते रहा करें। तेरे दिमाग में कोई बात नहीं घुसती क्या? तुझे कितनी बार समझाया है कि लड़कों की बराबरी मत किया कर। ये सुनकर एक बार सेजल और उदास हो जाती है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन सेजल के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आता है और घर वाले उस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। इस तरह सेजल की शादी सुमित के साथ पक्की हो जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद निशा सेजल से कहती है, दीदी अब तो तू अपने ससुराल चली जाएगी। मैं भगवान से तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुझे बिल्कुल भी हमारे मायके जैसा ससुराल न मिले जहाँ लड़कियों को पैर की जूती समझा जाता है, बल्कि तुझे ऐसी ससुराल मिले जहाँ लड़कियों को सर का ताज समझा जाता हो। निशा की बात सुनकर सेजल निशा को गले से लगा लेती है। कुछ ही समय में सेजल की शादी सुमित से हो जाती है और सेजल शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सेजल की आरती उतारते हुए उसकी सास कहती है, आओ आओ बहू, आज तो मेरे घर में लक्ष्मी के पैर पड़े हैं, कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। सभी लोग सेजल से बहुत खुश होकर बातें करते हैं। सेजल की नंद उससे कहती है, भाभी, मैं इस घर में इकलौती लड़की थी। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी भाभी के रूप में मुझे एक सहेली मिल गई। अब हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। अरे अब सारी बातें आज ही कर लोगे या उसे आराम भी करने दोगे? जाओ बेटा, जाकर सो जाओ, वैसे भी तुम थक गई होगी। अब सेजल अपने कमरे में जाती है, कपड़े चेंज करके बेड पर आती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आपको भूख लगी है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए अभी कुछ बना कर ले आऊंगी। अरे सेजल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो खाना खा कर आया हूँ। इतनी रात को तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम थक गई होगी। हाँ, ये आराम करने का समय है, खाना बनाने का थोड़े ना है। और कहीं तुम ऐसा माँ पापा के सामने मत कह देना, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने ही तुम्हें कुछ बनाने को कहा है और वो मुझे बहुत डांटेंगे। ये सुनकर सेजल हंस पड़ती है। फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सेजल जल्दी उठती है और सबसे पहले घर में झाड़ू लगाने लगती है। तभी सेजल की सास वहां आती है और कहती है, अरे सेजल बहू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? और तुम्हें इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मुझे जल्दी उठने की आदत है। अब मैं उठी गई थी तो मैंने सोचा कि घर की साफ सफाई कर लूं। तभी सेजल के ससुर वहां आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, हम बूढ़ों की तो जल्दी नींद खुल जाती है, लेकिन तुम्हें तो सोना चाहिए था। साफ सफाई करने के लिए हमारे घर में मेड है। बहू, तुम्हारे ससुर सही कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, फिर मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, चाय तो मैं खुद ही बना लूंगी, तुम इतनी चिंता मत करो। तुम तो अपने कमरे में जाकर आराम करो, जब सुमित और ईशानी उठेंगे तब तुम उठना। अपनी सास की बात सुनकर सेजल को काफी हैरानी होती है। वो वापस अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है और सोचती है, इन्होंने मुझे सुमित जी के साथ ही उठने को कहा है, जबकि मेरे मायके में तो लड़कियों को देर तक सोने की परमिशन ही नहीं होती। सेजल बेड पर लेटे लेटे अपना फोन चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद सुमित और सेजल उठकर बाहर आते हैं। तब माधवी कहती है, सेजल बहू, ईशानी ने नाश्ता बना लिया है, चलो हम सभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद तुम तैयार हो जाना। मोहल्ले की औरतें आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगी। जी माँ जी। तभी ईशानी सभी का नाश्ता लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। ईशानी बैठे बैठे अपनी भाभी से कहती है, भाभी आओ, आप यहाँ मेरे पास बैठकर नाश्ता करो। अरे नहीं नहीं ईशानी, आप लोग खा लो, मैं आखिरी में खा लूंगी। लेकिन क्यों बेटा, तुम आखिरी में क्यों खाओगी? माँ जी, मेरी माँ ने सिखाया है कि घर की औरतों को घर के मर्दों के बराबर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बेटा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं सोचते। हमारे यहाँ तो बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता। चलो बैठ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। ये सुनकर सेजल जहां एक तरफ काफी हैरान होती है, वहीं दूसरी तरफ बहुत खुश भी होती है। वो सभी के साथ बैठकर खाना खाती है। उसके बाद तैयार होती है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं और सभी सेजल का मुंह देखकर उसकी बहुत तारीफ करती हैं। भावना कहती है, माधवी, तेरी बहू तो सचमुच चांद का टुकड़ा है, बहुत ढूंढ कर लाई है तू अपनी बहू। हाँ, और इस चांद के टुकड़े को हम बहुत संभाल कर रखेंगे। मुंह दिखाई के बाद सभी औरतें अपने अपने घर लौट जाती हैं। धीरे धीरे सेजल की शादी को एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन सेजल ईशानी के कमरे में जाती है और देखती है कि ईशानी कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। तब सेजल कहती है, ईशानी, अगर तुम्हारे कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट है तो मुझे बताना, मैं बना दूंगी। हाँ हाँ भाभी, जरूर। वैसे आप ही तो कॉलेज कर रही थी ना, फिर आपने छोड़ क्यों दिया? क्या करती ईशानी, मम्मी पापा ने शादी कर दी और मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा।
वैसे मुझे और मेरी बहन को पढ़ाई का बहुत शौक था। अच्छा ठीक है ईशानी, तुम तैयार होकर चले जाओ वरना तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। ऐसा कहकर सेजल अपने कमरे में जाती है। तभी अचानक निशा का फोन आता है। सेजल फोन उठाती है। तब निशा कहती है, दीदी तू हमें भूल ही गई। अरे निशा, ऐसे कभी हो सकता है क्या कि मैं तुझे भूल जाऊं? वैसे बता कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ दीदी, लेकिन कॉलेज में तुझे सभी लोग पूछ रहे थे, सर भी पूछ रहे थे कि तू एग्जाम नहीं दे रही है क्या? तू तो जानती है निशा कि माँ और पिताजी ने हमारी पढ़ाई को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, और अब तो मेरी शादी हो गई है, ससुराल वाले कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए जाने दे। सेजल बात करके फोन रखती है और पीछे सुमित खड़ा था। सुमित सेजल से कहता है, सेजल अगर तुम कॉलेज करना चाहती हो तो कर लो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। रहने दीजिए सुमित जी, शायद माँ और पिताजी को ये बात पसंद ना आए। तभी ईशानी अपनी माँ को लेकर वहां आ जाती है और माधवी सेजल से कहती है, सेजल बहू, हमारे यहाँ बेटियों को पैर की जूती नहीं बल्कि सर का ताज समझा जाता है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, आज के बाद तुम भी ईशानी के साथ रोज कॉलेज जाया करो और अपना कॉलेज कंप्लीट कर लो। ये सुनकर सेजल बहुत खुश होती है। अब वो भी जल्दी से तैयार हो जाती है और ईशानी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब सेजल कॉलेज जाती है और कॉलेज में वो अपने सभी दोस्तों के साथ साथ निशा से भी मिलती है। निशा भी सेजल से मिलकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक हफ्ते हो जाता है। आज संडे था। सुबह सुबह सुमित सेजल से कहता है, सेजल आज संडे है, तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी है और मेरी भी ऑफिस की छुट्टी है। ऐसा करो कि तैयार हो जाओ, आज हम अपने परिवार के साथ शॉपिंग के लिए चलेंगे। सेजल शॉपिंग की बात सुनकर बहुत खुश होती है। वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और पूरा परिवार शॉपिंग के लिए मॉल पहुंचता है। मॉल पहुंचकर सुमित देखता है कि स्टैच्यू पर एक बहुत सुंदर 3 पीस सेट लगा हुआ था। सुमित उस 3 पीस सेट को देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ये 3 पीस सेट कितना प्यारा लग रहा है, मैं ले लूं? कोई जरूरत नहीं है, पहले मैं अपनी बहू को शॉपिंग करवाऊंगी, बाद में तेरा नंबर आएगा। सेजल बहू चल, तुझे क्या क्या चाहिए अपने लिए वो ले लेना। माँ जी, अगर वो लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें ही दिलवा दीजिए। अरे कहाँ, हम लड़कों का नंबर तो लड़कियों के बाद ही आता है, तुम ले लो, उसके बाद मैं ले लूंगा। ये सुनकर सेजल को बहुत खुशी होती है। फिर वो अपने लिए कुछ इंडियन ड्रेस पसंद करती है। तभी ईशानी कहती है, भाभी आप हमेशा ही इंडियन ड्रेस क्यों पहनती हो? चलो हम कॉलेज के लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेस भी लेते हैं। निशा, अगर मैं वेस्टर्न ड्रेस खरीदूंगी तो शायद माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर पीछे खड़ी माधवी कहती है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अरे वेस्टर्न ड्रेस तुम जैसे जवान नहीं तो क्या मुझ जैसी बुढ़िया पहनेंगी? चलो चलो, तुम कुछ वेस्टर्न ड्रेस भी ले लो। ये सुनकर सेजल बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेस भी लेती है। शॉपिंग करने के बाद रात का खाना वो लोग बाहर खाते हैं और फिर घर में आकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेटे हुए सेजल मन में सोचती है, कितनी अच्छी है मेरे ससुराल वाले। ये लड़के और लड़की में बिल्कुल भेद नहीं करते, बल्कि लड़कियों को लड़कों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे मायके की तरह लड़कियों को पैर की जूती नहीं समझते बल्कि सर का ताज समझते हैं। अगले दिन नंदिता सेजल को फोन करती है और कहती है, कैसी है तू सेजल? यार तेरी शादी को इतने दिन हो गए हैं और तुझसे मिलना ही नहीं हुआ। हम सोच रहे थे कि तेरे ससुराल तुझसे मिलने आ जाते। यार पता नहीं मेरे दोस्तों का घर आना मेरे ससुराल वालों को पसंद आया या नहीं। तभी माधवी वहां आ जाती है और ये सुनकर कहती है, अरे बहू, तेरी सहेलियां घर आना चाहती हैं तो उन्हें बुला ले। ये सुनकर सेजल बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी सहेलियों को फोन करती है और उन्हें मिलने के लिए बुला लेती है। सेजल की सारी सहेलियां वहां आती हैं। सेजल बैठकर उनसे बातें करती है। तभी ईशानी सबके लिए नाश्ता ले आती है। काफी देर बातें करने के बाद सेजल की सहेलियां चली जाती हैं। तब सेजल अपनी सास से, माँ जी, आपने मेरी सहेलियों को मुझसे मिलने घर आने दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है और इस घर में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि सुमित का। सेजल ये सुनकर बहुत खुश होती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सेजल के मायके वाले उससे मिलने आते हैं। सेजल उनसे बैठकर बातें करती है। थोड़ी देर बाद सेजल कहती है, अब आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं सेजल बेटा, तुम आराम से बैठकर बातें करो, सुमित और ईशानी नाश्ता ले आएंगे। अरे बहन जी, लड़कियों के होते हुए लड़के भला क्यों काम करेंगे? वैसे भी सुमित तो आपका इकलौता बेटा है ना। बहन जी, इकलौता बेटा है तो क्या हुआ, बहू भी तो इकलौती ही है। हमारे घर में बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया जाता, बल्कि बेटियों को तो लक्ष्मी समझकर पूजा जाता है। तभी सुमित और ईशानी नाश्ता लेकर वहां आ जाते हैं। सुमित कहता है, सासू माँ आप तो नाश्ता कीजिए। ऐसा नहीं है कि लड़के का घर का काम नहीं कर सकते। हमारी माँ ने तो हमें सब कुछ सिखाया है ताकि घर की औरतों को कोई दिक्कत ना हो।
ये सुनकर सेजल के घर वाले शर्मिंदा हो जाते हैं, तो वहीं निशा बहुत खुश हो जाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। फिर भी लोग अपने घर चले जाते हैं। ऐसी समय बीत रहा था और सेजल अपने परिवार में काफी खुश थी। एक दिन सेजल की माँ उसे फोन करके कहती है, सेजल बेटा, तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसके ऑपरेशन में काफी सारे पैसे लग रहे हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर हो सके तो तू अपने ससुराल वालों से पैसे मांग कर ले आना और अपने भाई से मिलने आ जाना। अपनी माँ से बात करने के बाद सेजल फोन रखकर अपने मन में सोचती है, हे भगवान, माँ ने मुझे ससुराल से पैसे लाने के लिए कहा है, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहकर पैसे मांगूं? अगर उन्होंने मना कर दिया तो ऐसा करती हूँ कि अपने सोने के गहने निकालती हूँ और चुपचाप से उन्हें ले जाकर बेच देती हूँ। लेकिन अगर मुझे मेरे ससुराल वाले चोर समझेंगे तो जो भी हो, मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर सेजल अपने कुछ सोने के गहने निकालकर अपने पर्स में डालती है और फिर वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो पास ही के अस्पताल में है, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम आराम से जाओ। वैसे घर पर कोई है नहीं जो तुम्हें छोड़ देता। तुमने सुमित को कॉल क्यों नहीं किया? नहीं नहीं माँ जी, वो अभी ऑफिस में होंगे, उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है, मैं ऑटो लेकर चली जाती हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। माधवी के ऐसा कहने के बाद सेजल हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है। सेजल ऑटो में बैठ रही थी, तभी ईशानी अपनी स्कूटी से मार्केट से लौटते समय उसे देख लेती है। ईशानी सेजल को आवाज लगाती है, लेकिन सेजल नहीं सुनती और ऑटो से चली जाती है। तभी ईशानी अपने आप से कहती है, भाभी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं और वो इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कहीं उन्हें मेरी किसी मदद की जरूरत तो नहीं? ऐसा करती हूँ कि मैं जाकर ही देखती हूँ। ये सोचकर ईशानी सेजल का पीछा करती है। वो देखती है कि सेजल ऑटो से उतरती है और एक सुनार की दुकान पर जाकर अपने कुछ सोने के गहने बेचती है और फिर वो दूसरी ऑटो लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। ईशानी उसका पीछा कर रही थी। अस्पताल पहुंचकर सेजल अपनी माँ को पैसे देते हुए कहती है, माँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी जेवर बेच दिए और मैं ये पैसे ले आई हूँ। जल्दी से इन्हें जमा करो ताकि मेरे भाई का ऑपरेशन हो जाए। अब निर्मला और लोकेश दोनों पैसे ले लेते हैं और अस्पताल के रिसेप्शन पर जमा कर देते हैं। ईशानी भी ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी और चुपचाप घर लौट आती है। इधर तरुण का ट्रीटमेंट चल रहा था तो उधर सेजल घर लौट आती है। अगले दिन सेजल शाम को अपने भाई से मिलने जाती है। ऐसे 4 दिन बीत गए और तरुण ठीक हो गया। एक दिन सेजल तरुण के पास खड़ी होकर कहती है, भैया आप ठीक हो गए, मुझे बहुत खुशी है। हाँ सेजल, मैं ठीक हो गया और मुझे माँ ने यह भी बता दिया कि किस तरह तूने अपने आप को खतरे में डालकर मेरी मदद की है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। हमने आज तक लड़कियों को हमेशा लड़कों से कम समझा, लेकिन सच तो यह है कि लड़कियां लड़कों से बेस्ट होती है। तूने आज जो किया वो शायद हम कभी नहीं कर पाते। सेजल अपने भाई से बात कर ही रही थी कि तभी उसके ससुराल वाले वहां आ जाते हैं और सभी लोग उसके भाई का हालचाल पूछते हैं, काफी सारी बातें करते हैं। तब सेजल अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। बेटा, तू जो बताना चाहती है वो हम पहले ही जान चुके हैं। हाँ भाभी, आपको नहीं पता, लेकिन उस दिन जब आप घबराई हुई घर से जा रही थी तब मैंने आपका पीछा किया, ये सोचकर कि आपको मेरी मदद की जरूरत होगी। उसके बाद मैंने देखा कि आप चुपचाप से गहने बेच रही हैं और फिर अस्पताल पहुंचकर आपने वो पैसे अस्पताल में जमा करवा दिए। मैंने घर आकर सब कुछ माँ को बता दिया था। वैसे बेटा, तूने बहुत अच्छा किया कि अपने गहने बेचकर तूने अपने भाई के इलाज के लिए पैसे दे दिए। वो तेरा भाई है, तुझे तो ये करना ही चाहिए था। इसका मतलब है माँ जी कि आपको बुरा नहीं लगा? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे बुरा लगा। सेजल, वो गहने तुम्हारे हैं, तुम्हें उसे छुपाकर बेचने की जरूरत नहीं है। इस घर पर जितना अधिकार मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तुम हमारे घर की बहू हो और हमारे घर की बहुएं हमारे पैरों की जूतियां नहीं बल्कि सिर का ताज होती हैं। बहू, आज के बाद तुम्हें अपने ही घर में पैसे खर्च करने या कुछ भी करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सेजल की माँ सभी लोगों से कहती है, बहन, आज आप लोगों ने हम लोगों को भी ये सिखा दिया कि बेटियां सर का ताज होती हैं, पैरों की जूती नहीं, और बेटियां किसी भी तरह बेटों से कम नहीं हैं। आज के बाद हम भी अपने घर की बेटियों को सर का ताज बनाकर रखेंगे और उन्हें उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे जितनी बेटों को देते हैं। यह सुनकर सेजल और निशा बहुत खुश हो जाती है और इस तरह सेजल के ससुराल वालों को देखकर सेजल के मायके वाले भी बेटियों की बहुत इज्जत करने लगते हैं।